हेलो दोस्तों, दिस इज़ नवनीत। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर अक्सर विकासशील राष्ट्रों में या अविकसित राष्ट्रों में एक बड़ी बहस होती है कि उनके अविकास या उनकी जो उनका डेवलपमेंट का पाथ उसको हिंडर होने में उसने एक अहम रोल निभाया। वो है उनकी कॉलोनियल लेगेसी। उनका ये मानना है कि जो सालों का उन पे उपनिवेशिक शासन रहा, जो उन पे कॉलोनियल रूल रहा, उसने कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट के पाथ को हिंडर किया। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उनको कभी डेवलप होने नहीं दिया। इसके लिए हमेशा से वो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स को कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार ठहराते हैं। और वाकई में अगर आप देखें तो आज भी देखने में आता है कि जो पुरानी कॉलोनियल पावर्स हैं, जो पुरानी उपनिवेशिक शक्तियां हैं, वो आज भी अपने पुरानी उपनिवेशों में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश करती रहती हैं। इसके साथ अपने जो हम कहते हैं भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बाद में एक नई चीज़ उठ कर आती है, इसको हम नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो सवाल उठता है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म क्या है? ये न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है? न्यू इंपीरियलिज्म क्या है? ये जो डिबेट उठती है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है जी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ताकतवर राष्ट्रों का एक नया तरीका है इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देने का। ये तो न्यू इंपीरियलिज्म है या न्यू कॉलोनियलिज्म है। इसके थ्रू वो अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में इंटरफेयर करते हैं, उनको अपना गुलाम या अपना डिपेंडेंट बनाती हैं। यही बात मार्क्सवादी स्कूल ऑफ थॉट में डिपेंडेंसी थ्योरी में भी कही गई है। तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बारे में, और किस तरह से वो राष्ट्रों पर असर डालती है। इंपीरियलिज्म की अगर बात करें तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंपीरियलिज्म जो है ना, वो कॉलोनियलिज्म का बाय प्रोडक्ट है। पहले कॉलोनियलिज्म आया, फिर इंपीरियलिज्म आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसने दुनिया में एक नए मैं कह सकता हूँ, इसने उदय दिया दुनिया के अंदर ही नए कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं, जिसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। औद्योगिक क्रांतियों की नीड्स के कारण दुनिया में कॉलोनियलिज्म बढ़ा, इंपीरियलिज्म बढ़ा। इस पर कैसे बढ़ा हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म वर्ड निकला है वर्ड कॉलोनिया से, जिसका मतलब होता है फार्म या सेटलमेंट। तो इन शॉर्ट, किसी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड में जाके जो सेटलमेंट क्रिएट किए जाते हैं किसी कंट्री के द्वारा, वो जनरली कॉलोनीज कहलाई जाती हैं। अ सेटलमेंट इन अ न्यू कंट्री by a body of people who settled in a new locality, forming a community, subject to connect with their parent state, is commonly known as a colony. एक मैं इस डेफिनेशन पे नहीं जाना चाहता, एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको दूं 2 मिनट के लिए। जब कोई राष्ट्र के लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर अपनी एक नई बस्ती बसाते हैं, और बस्ती बसाते समय उनका संबंध अपनी मातृ राष्ट्र से भी बरकरार रहता है, तो उस तरह से वो एक नई कॉलोनी को जन्म देते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर अगर आप देखें, इनिशियली जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, जो ब्रिटेन के रहने वाले लोग जब अमेरिका में जाके स्थापित होते हैं, और उनका लिंक ब्रिटिश ताज से, ब्रिटेन से भी बना रहता है, डिपेंडेंसी ब्रिटेन के ऊपर बनी रहती है, तो उसके नतीजे में अमेरिका की जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनका जन्म होता है। सिमिलरली अफ्रीका के केस में जब, और गौर करें यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक जब जैसे कि ये अलग रहते हैं लोकल लोगों से, मतलब एक अलग कल्चर या आइडेंटिटी को बर्थ देते हैं, तो यहाँ से कॉलोनी का जन्म होता है। जैसे कि ब्रिटेन के लोग जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो उनका लोकल कल्चर जो था, एब्रोजिनीज का जो वहाँ लोग रहते थे, उनसे उनका अलग था। ब्रिटिशर्स ने अपने कल्चर पे फोकस करते हुए, अपने कल्चर लिंक को ब्रिटेन से बरकरार रखते हुए वहाँ पे सोसाइटी का डेवलपमेंट किया, ना कि लोकल एब्रोजिनीज सोसाइटीज़ को देखते हुए। तो ये एक कॉलोनी का फॉर्मेशन के बेसिक क्राइटेरिया है। जब आपका लिंक अपनी मदर नेशन से बना रहे, जब आपका लिंक अपने मदर सिस्टम से बना रहे, और आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहाँ आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं अपने मदर नेशन के ऊपर, जहां आपका पॉलिटिकल और कल्चरल लिंक उनसे बना रहता है, साथ ही साथ जो लोकल कल्चर है उससे आप कंपेरेटिवली अलग रहते हैं, उससे अलूफ रहते हैं। जो वर्ड कॉलोनी है, ये निकला है वर्ड कॉलोनिस्ट से, जिसका मतलब होता है एक फार्म या एक सेटलमेंट। ठीक है, ये हमें याद दिलाता है कॉलोनाइजेशन का जो बेसिक मकसद था वो क्या था? वो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था, जहाँ पे जो सेटलर्स हैं वो परमानेंटली जाके एक नई कंट्री में सेटल्ड होकर एक नई सोसाइटी क्रिएट करते हैं। लेकिन वो सोसाइटी क्रिएट करते समय उनका जो लिंक है वो अपनी मातृ नेशन के साथ, जो अपनी मदर कंट्री है उसके साथ बरकरार रहता है। इंपीरियलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इम्पीरियम से निकला है, जिसका मतलब है टू कमांड। अब यहाँ से बातें आती है, देखिए, does it implies a way one country exercise power over other country through settlement, sovereignty और indirect mechanism to control। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। इंपीरियलिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म के बाद निकला। इंपीरियलिज्म का मतलब है टू कमांड। ये वो तरीका है जिसके थ्रू कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपनी जो अपना आधिपत्य है, जो अपना वर्चस्व है वो स्थापित करता है। अब यहाँ समझें वो किस तरह से हो सकता है। या तो वो सेटलमेंट के थ्रू होता है कि आप अपने लोगों को इस इलाके में सेटल कर दें, एक नई सोसाइटी को जन्म दे दें, जहाँ के आपके लोग वहाँ रहकर एक नया कल्चर डेवलप कर रहे हैं जो आपकी कमांड को मान रहे हैं। या आप इनडायरेक्ट वे में उस देश की सोवरेनिटी को खत्म करके उसको अपने पर डिपेंडेंसी बना लें। जैसे पहले प्रोटेक्टरेट्स हुआ करती थी, चाहे वो नेपाल की प्रोटेक्टरेट हो, चाहे वो आपकी इनडायरेक्टली मैं कहूँ अदन की प्रोटेक्टरेट ब्रिटेन के अंदर थी, या जो पहले गल्फ स्टेट्स थे वो प्रोटेक्टरेट थी ब्रिटेन के अंदर, या इंडिया के देसी राजे रजवाड़े। भले ही कहने को
देखो, इंडिया कॉलोनी के साथ एक इंपीरियल एक मैं कह सकता हूँ इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल भी थी। यहाँ उन इलाकों में फॉर एन एग्जाम्पल जहाँ पे राजे रजवाड़े थे, वो इंपीरियल कमांड के नीचे आते थे। वो ये मानते थे कि उनके ऊपर जो सर्वोच्च सत्ता है वो ब्रिटेन की सत्ता है, लेकिन वो डायरेक्टली ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी। ये समझिए, इंपीरियलिज्म को लागू करने के लिए कॉलोनी होना जरूरी नहीं है। आपके पास मिलिट्री, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप दूसरी कंट्री को मैनिपुलेट करके अपने नीचे सब्जुगेट कर लें। आप समझे, राजे रजवाड़े इन प्रिंसिपल्स आजाद थे, लेकिन वो ब्रिटेन की सार्वभौम सत्ता के नीचे थे। वो उनकी इंपीरियल पावर को, उनकी इंपीरियल लेगेसी को, उनकी इंपीरियल हेजेमनी को एक्सेप्ट करते थे। कॉलोनी को अगर हम डिफाइन करें, वो एक एक्सटेंशन होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम का, किसी कंट्री का अपने क्षेत्र से बाहर। कॉलोनी बेसिकली सेम कल्चर, सेम इकोनॉमिकल पैटर्न आप अपने कंट्री के बाहर दूसरा कहीं स्टैब्लिश करते हैं, जहाँ लोग आके जाके रहते हैं, वो कहीं ना कोई कॉलोनी कहलाती है। और समझने की बात यहाँ ये उठती है कि जब ये कॉलोनी स्टैब्लिश होती है तो इसमें एक वो सोच भी आती है कि भाई हम लोकल्स से बेहतर है, हम लोकल्स के ऊपर हैं, हम लोकल कल्चर से अलग हैं, हम लोकल से बेहतर है, हमारा लिंक हमारी सुपीरियर कंट्री से है जो है नई कॉलोनी स्टैब्लिश कर रहा है। तो यहीं से इंपीरियलिज्म का बीज आता है। जब आप ये समझते हैं कि आप लोकल कल्चर से सुप्रीम है, तो आप में एक बात आती है कि हम इस लोकल कल्चर को डोमिनेट कर सकते हैं, हम इसे सब्जुगेट कर सकते हैं, और यहीं से इंपीरियलिज्म निकल कर आता है। जो डिबेट है कॉलोनिज्म के अंदर, वो दो भागों में लेके, इसके मॉरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेके। जो कॉलोनाइजर्स हैं वो इसे सपोर्ट इसलिए करते हैं, उनका लॉजिक ये है कि भाई इकोनॉमिक एक्सपांशन के लिए आपको नई ज़मीनें चाहिए, आपको रॉ मटेरियल की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, इसलिए कॉलोनीज नेसेसरी किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वहीं इसको अपोज करने वाले लोग इसे मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट पे अपोज करते हैं। वो कहते हैं भाई आप कैसे किसी राष्ट्र को सब्जुगेट कर सकते हैं, कॉलोनाइज कर सकते हैं, लोकल्स को दबा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। बिकॉज इन एवरी रिलीजन ये कहा गया कि हर इंसान बराबर है। तो अगर हर इंसान बराबर है तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी और राष्ट्र के सभ्यता को अपने से नीचा दिखाओ? ये प्रॉब्लम इंपीरियलिज्म में आती है, बिकॉज इंपीरियलिज्म हमेशा ये बिलीव रखता है कि वो लोकल कल्चर से सुपीरियर है। ऐसे नतीजे में वो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, वो उस सिचुएशन को बढ़ावा देता है जहाँ लोकल्स को हमेशा ट्रीट किया जाता है एज अ सब्जुगेटेड कम्युनिटी, चाहे वो स्लेवरी हो अफ्रीका में, चाहे वो इंडेंचर्ड लेबर हो मॉरिशियस में, या ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स हो इंडिया में, या अफ्रीका के अंदर रेसिज्म हो। ये दिखाता है कि आप लोकल कल्चर को हमेशा इंफीरियर मानते हुए अपने कल्चर को उनके ऊपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है किस बात को लेकर, यहाँ से डिबेट उठती है जस्टिस के नोशन को लेकर, जो नेचुरल लॉ ऑफ इक्वालिटी उसको लेकर, क्योंकि जस्टिस के सेंस में आप किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट जो सपोर्टर हैं कॉलोनिज्म के, वो ये कहते हैं कि भैया देखिए, ये जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, बिकॉज कॉलोनाइजेशन प्राइमरली जो है वो वेस्टर्न एस्पेक्ट है, कि भैया जो सोसाइटीज़ हैं ईस्ट की है, ओरिएंट की है, अफ्रीका की है, न्यू वर्ल्ड की, ये उस लायक नहीं है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर पाएँ, ना ये उस लायक है कि इनको ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन पाए। इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें कुछ वक्त तक एक टेम्पररी रूल में हमारे रखा जाए, जहाँ हम इनको सुधारें, जहाँ हम इनको कल्चर्ड बनाएं, और फिर शायद आज़ाद हो जाएं। जिसे व्हाइट मैन बर्डन अक्सर कहा, ये तो भैया उल्टा हम पे बोझ है, हम तो इन्हें सुधार रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। कॉलोनिज्म की बात अगर आप करें, इंपीरियलिज्म की आप बात करें, तो मार्क्सिज्म हमेशा से कहता है भाई इसका अल्टीमेट एम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो मार्केट की सर्च है, वो रॉ मटेरियल की सर्च है, वो चीप लेबर की सर्च है। ये टेम्परेरी सब्जुगेशन के भी टेम्परेरी नहीं होता। इवन आज़ादी डीकोलोनाइजेशन के बाद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हमेशा इंटरफेरेंस बरकरार रखने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म में। देखिए, इंपीरियलिज्म बाद में आता है और ये मोर सिस्टमेटिक है, जिसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कॉलोनियल पावर्स के द्वारा। देखिए, कॉलोनी मैंने स्टैब्लिश कर ली, बट इंपीरियलिज्म ये कहता है कि देखिए यार कॉलोनी तो कर ली, बट ये लोग उस लायक नहीं है खुद को रूल कर पाए, हमें रूल करना पड़ेगा। तो अगर इस बीच में इनका एक्सप्लॉयटेशन होता तो जस्टिफाइड है, बिकॉज अल्टीमेटली हम भी तो कॉस्ट बियर कर रहे हैं ना इनको सुधारने की। तो हमें चाहिए कि यहाँ के रॉ मटेरियल को हम रिफाइन करें, हम यहाँ एक सिस्टम क्रिएट करें, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे पॉलिटिकल, और वो हमेशा एक सब्जुगेटेड सिस्टम होता है जो कभी सवाल नहीं उठाता। अगर आप बात करें, ये वो प्रोसेस है इंपीरियलिज्म के थ्रू कॉलोनाइजेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ज़्यादा जनरलाइज हो जाता है, लोगों की जिंदगी के नीचे तक चला जाता है। इफेक्टिव कैसे? ये सिस्टम को जन्म देता है इंपीरियलिज्म कॉलोनीज के अंदर, जहाँ एक सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, लोगों का सब्जुगेशन किया जाता है, उनको अपने से नीचे ट्रीट किया जाता है। इंपीरियलिज्म की बात करें, इंपीरियलिज्म बिना कॉलोनी के भी चल सकता है। जैसे मैं आज की बात करता हूँ, अमेरिका एक इंपीरियल पावर है। कैसे? अमेरिका अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के थ्रू अलग अलग कंट्रीज पे अपनी पावर असेट करती है, लेकिन अमेरिका इज नॉट अ कॉलोनियल पावर इन जनरल सेंस। उसके पास कोई बड़ी कॉलोनीज नहीं, कुछ आइलैंड्स को हम छोड़ दें, समोआ, अमेरिकन समोआ हो या फिर चाहे गुआम का इलाका हो। तो ये दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉलोनीज ही हो इंपीरियलिज्म को सेट करने के लिए। बट हाँ, कॉलोनिज्म के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए आपको कॉलोनीज चाहिए, आपको एरिया चाहिए, आपको परमानेंट पॉपुलेशन का शिफ्टिंग चाहिए। अगर हम बात करें इसी चीज़ से, इसी इंपीरियलिज्म से, जो ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ से एक राइट मूवमेंट निकलती है। जैसे अमेरिका में तो सब ब्रिटिशर्स थे, अगर मैं बात करूँ उसकी चीज़ की, वहाँ क्यों फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ? जब वहाँ इंपीरियलिज्म आने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि जो अमेरिकन से ही तो हमारे सब्जुगेट है, भले हमारे यहाँ से गए लोग हैं, बट इनके पास वो मेंटल पावर नहीं, खुद को भी गवर्न कर पाए। तो जब वो डिस्क्रिमिनेशन आगे बढ़ा, जिसके नतीजे में अमेरिका के अंदर नेशनल मूवमेंट का राइज हुआ, और आप देखेंगे बाद में जो रेवोल्यूशनरी वॉर है अमेरिका में, वो निकल कर आती है, फ्रीडम स्ट्रगल होता है और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर इमर्ज करता है। तो इंपीरियलिज्म ही वो कैटलिस्ट होता है अक्सर, जो किसी भी राष्ट्र में एक नेशनल मूवमेंट को जन्म देता है, जो आगे चल के फ्रीडम स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये जरूरी है कि
इंपीरियलिज्म को तो हमने बताया कि हम बिना कॉलोनीज के चला सकते हैं, बट कॉलोनीज के बिना कॉलोनिज्म नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। यूएसएसआर जो है वो इंपीरियलिस्टिक पावर रही। कैसे? इसने हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को, भले यूएसएसआर इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थी, बट वो भी आइडियोलॉजिकल इंपीरियलिज्म था। आप अपने इंपीरियलिज्म को, आप अपने सो कॉल्ड रशियन डोमिनेटेड जो कम्युनिस्ट एजेंडा है उसको सेट डाउन करते हो, आप उसको असेट करना चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। ये भी एक तरीके का आइडियोलॉजिकल इंपीरियलिज्म है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इंपीरियल पावर तो है, बट अमेरिका कॉलोनियल पावर भी, इस बात पे आप एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज अमेरिका ने आज भी कुछ इलाके ऐसे अपने पास होल्ड आउट कर रखे हैं जो कि टेक्निकली अमेरिका का पार्ट नहीं है, जैसे अमेरिकन समोआ, गुआम। अब देखें कॉलोनी को मेनलैंड से क्या डिफरेंशिएट करता है। कॉलोनीज वो इलाके होते हैं जिसपे कब्जा आपका होता है, बट वो आपके नेशनल बाउंड्रीज में कवर नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, वो माने जाएंगे आपके, वो माने क्या जाएंगे, वो हैं आपके, बट वो आपकी नेशनल बाउंड्रीज में नहीं आते। साथ के साथ वहाँ के सिटीजन्स के पास वो बराबर राइट्स नहीं होते जो आपके मेनलैंड के सिटीजन, जो आपकी नेशनल बाउंड्री के अंदर आने वाले जो इलाके हैं उनके सिटीजन्स के पास होते हैं। State possessing territory not incorporated under its boundaries and native inhabitants of which are not granted full rights or privilege of a citizenship of possessing state is known as a colony. सिंपल सी बात, वो टेरिटरी, वो इलाका जो किसी राष्ट्र के पास है, जो उसकी डिफाइंड सीमा है उसके बाहर, और जहाँ के मूल निवासियों के पास, जहाँ रहने वालों के पास बराबरी के अधिकार एज अ सिटीजन नहीं है जो दूसरे सिटीजन के पास हैं, तो वो इलाका एक कॉलोनी कहलाएगा। उसे रखने वाली कंट्री कॉलोनियल पावर कहलाएगी। 20वीं शताब्दी में लेनिन और कॉट्स्की ने इसके एक नया मीनिंग दिया कॉलोनिज्म को, और वर्ल्ड इंपीरियलिज्म को जब उन्होंने इसे लिंक किया इकोनॉमी के साथ में और इसे डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म से लिंक किया, उन्होंने साफ साफ कहा इंपीरियलिज्म जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म क्या होता है? जब आप एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हो, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं प्रोलेटारिएट का। बट इंपीरियलिज्म तब होता है जब आपके पास एक्सेस वेल्थ हो और आप अपनी कंट्री के अंदर अपने गोल्स को सेट डाउन ना कर पाएं और दूसरी कंट्रीज का सब्जुगेशन शुरू कर दें और अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन की ओर जाएं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है। लेनिन ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो नया फाइनेंशियल सिस्टम है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बाद, इसने कैपिटलिज्म को बर्थ दिया और इंडस्ट्रीज को बर्थ दिया वेस्टर्न कंट्रीज में। इसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इतना प्रॉफिटेबल उन कंट्रीज में नहीं रहा, बिकॉज एक्सेस कैपिटल होने के कारण डिमांड मार्केट में उतनी रही नहीं, ना आपके पास उतना लेबर था कि आप जिसका इस्तेमाल करते प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कर पाएं। इस चक्कर में आपको कॉलोनीज चाहिए थी, जिसमें पहली बात आपने कैपिटल का फ्लो किया, वहाँ नई इंडस्ट्रीज डेवलप की, वहाँ आपने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया, जहाँ से आपको नेचुरल रिसोर्स मिला, चीप लेबर मिला, जहाँ आपको नया मार्केट मिला अपने प्रोडक्ट को डंप करने का, और अल्टीमेटली आपने उन कंट्रीज को जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उनको एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में ला दिया, जहां पर आप उनको केवल रॉ मटेरियल और चीप लेबर के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट उनका से ग्लोबल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में सच नहीं है, जिनका जो एक रोल होना चाहिए ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम में वो नहीं है, और वो एक एक्सप्लॉइटेड एंटिटी बन के रह जाते हैं, और वो हमेशा अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन इंपीरियल पावर के ऊपर, लेकिन वो कभी भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ पाते, बिकॉज जो ताकत होती है जो वहाँ इन्वेस्ट कर रही होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम को आके इन्फ्लुएंस करते हुए वहाँ के इकोनॉमिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, वो कभी भी उस कंट्री को रियल ताकत के तौर पे, एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल ताकत के तौर पे एस्टैब्लिश नहीं होने देती, बिकॉज अगर वो फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सेंस में, तो आपके नीचे क्यों डिपेंडेंट रहेगा, पहली बार। इसलिए इंपीरियल कंट्री वो मेटापॉल है जिसके अंदर से पावर निकलती है, और कॉलोनीज और वो जगह हैं जिसको वो पेनिट्रेट करते हुए हमेशा कंट्रोल और एक्सप्लॉइट करती है। इंपीरियलिज्म की अगर हम बात करें तो जो कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देने के जो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो है ओवर पॉपुलेशन। जब किसी राष्ट्र की आबादी इतनी बढ़ जाए कि वहाँ पे उसके सर्वाइवल के लिए दिक्कत हो, तब वो नई कॉलोनीज तलाशती, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनका कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ? ब्रिटेन के अंदर ज़मीन की किल्लत होने लगी, परिवार बढ़ने लगे, लैंड उतनी ही थी, आपको नए रिसोर्सेज चाहिए थे, आपको नई लैंड्स चाहिए थी, आपको आबादी के ताकि क्लैशेस ना हो, फैमिलीज अच्छे से रह सकें, आपको नए एरियाज चाहिए थे। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कई दफ़ा कॉलोनाइजेशन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण होता है। फॉर एग्जांपल स्पेन ने न्यू टेरिटरीज या न्यू वर्ल्ड की खोज इसलिए करी कि उस दौर में स्पेनिश इकोनॉमी लगातार गिर रही थी, उसको नई टेरिटरी से जैसे उसे रॉ मटेरियल मिलता, उसे गोल्ड मिलता, वहाँ से उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी आती। सोशल अनरेस्ट, कई दफ़ा सोशल अनरेस्ट या रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए लोग भी कॉलोनीज की तलाश करते हैं। अमेरिका में मैरीलैंड प्रोविंस जो है कैथोलिक मेजॉरिटी है, और क्यों है? जब रिफॉर्मेशन के दौरान ब्रिटेन के अंदर कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट की लड़ाई चल रही थी, तो कैथोलिक जो कि माइनॉरिटी में हो चुके थे, जब उन्हें लगा उनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ हो रहा है, वो अपनी फ्रीली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वो लोग जाके अमेरिका में सेटल्ड होते हैं, अपनी नई कॉलोनीज बनाते हैं, और जिसके नतीजे में मैरीलैंड की इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो कि किंग चार्ल्स की जो कैथोलिक वाइफ थी मैरी, उसके नाम पर है। ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पे सिंगापुर है, मकाओ है, हांगकॉन्ग है, ये बड़ी कॉलोनीज नहीं है, और इनका एम पॉपुलेशन शिफ्ट करना नहीं था। इनका एम जो था वो बेसिकली क्या था? इनका एम जो था वो ये देखना था कि आपकी जो कंट्री है इसकी ट्रेडिंग पोस्ट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका ट्रेड रिप्रेजेंटेशन हमेशा बना रहे, ये इंश्योर करना कि आपके जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्ड होते रहे इन कंट्रीज़ में। ठीक है जी।
अगर हम आज के दौर में बात करते हैं टाइप, सेटलर कॉलोनीज, वो कॉलोनीज जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होता है और लोग सेटल होने जाते हैं आबादी के तौर पे स्टैब्लिश होने के लिए, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के तौर पे। इससे अगर एग्जाम्पल हम देखें, अच्छा क्या चीज़ होती है, देखिए सेटलमेंट उन इलाकों में जो आपसे थोड़ा दूर हैं, जो एथनिकली आपसे अलग हैं, जो कल्चरली आपसे अलग हैं, जिनका आपका कोई पास्ट नहीं है रहने का, वो नई कॉलोनी सेटलमेंट कॉलोनीज कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वो सेटलमेंट कॉलोनीज थी। जब यूरोपियंस जाके वहाँ सेटल्ड होते हैं, वहाँ की एथनिसिटी से अलग थे, वो उनका एथनिक एरिया नहीं था, उनका कल्चरल एरिया नहीं था, वहाँ जाके वो सेटल्ड होते हैं, अपने कल्चर को डेवलप करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके आगे हम बढ़ते हैं, ब्राज़ील उसका एग्जाम्पल है, यूरोप यूएस उसका एग्जाम्पल है, और जहाँ पे वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन को ओवरवेलम कर देते हैं, उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, लोकल पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं। लोकल पॉपुलेशन कई कारण से खत्म होती है, पहला वॉर्स के कारण, जैसे इंडियंस मरे, इंडियंस हमारे वाले नहीं, अमेरिकन इंडियंस। बीमारियों से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की जो एबोरिजिनी पॉपुलेशन है इसलिए खत्म हुई, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उन्हें सर्दी जुकाम कभी नहीं होता, तो उन्हें वो बीमारी देखी नहीं। तो जब पहली बार वायरल आया यूरोपियन पावर से, वो यूरोपियन से वो टिक नहीं पाए, सेम एस्टेक्स के साथ वो सर्दी जुकाम से मर गए, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी थी नहीं, वो बीमारियां वहाँ की बीमारियां थी नहीं, और लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए और इसलिए वो मरते गए इम्यूनिटी पावर कमजोर होने से या उनका परसिक्यूशन कर देने। इस तरह अमेरिका में लैंड पे कब्जा करते समय जो रियल इंडियंस थे उनको छोटे छोटे रिजर्वेशन में कैद कर दिया गया, उनकी ज़मीनें गोरों को दे दी गई। तो ये तरीके से कॉलोनीज, सेटलमेंट कॉलोनीज बनती हैं। डिपेंडेंसीज, वो कॉलोनीज जहाँ पे जो, अगर हम बात करें कि जहाँ पर वही जो मैंने कहा था डिपेंडेंसीज इंडिया, जहाँ पर कॉलोनाइजेशन आया बट उतनी बड़ी स्पेस से नहीं आया। फॉर एन एग्जांपल, कॉलोनियल पावर्स कभी भी वहाँ आबादी का रेशो बदलने के मूड में नहीं आए, वो हमेशा उस मूड से आए कि जिसके तहत उनकी हेजेमनी बरकरार रहे बस, और वो उसको एक्सप्लोटेशन इकोनॉमिकली कर पाए। उनका एम कभी भी वहाँ की पॉपुलेशन को चेंज करना या ओवरवेलम करना नहीं था। जैसे इंडिया के अंदर कभी भी 10 लाख से ज़्यादा ब्रिटिशर्स नहीं रहे, और उनका एम कभी भी, ब्रिटेन का एम कभी भी इंडिया के अंदर एक सेटलमेंट कॉलोनी बनाना नहीं था। उन्होंने इंडिया को हमेशा एक डिपेंडेंसी के तौर पे यूज़ किया, हमेशा एक एक्सप्लोटेटिंग एरिया के तौर पे यूज़ किया, जहाँ वो एक्सप्लोटेशन इकोनॉमिकल करते थे। जैसे हमारे ब्रिटेन के, वही मैंने एग्जांपल जो दिया था, राजा रजवाड़े, वो फ्री थे टेक्निकली कहने को, बट वो ब्रिटिश इंपीरियल पावर के नीचे थे, उनके पास ताकत नहीं थी ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ब्रिटिश इंपीरियल पावर को चैलेंज करने की, ब्रिटिश हेजेमनी को चैलेंज करने की। प्लांटेशन बेसिकली जहाँ होता है वहाँ पे लार्ज स्केल प्लांटेशन होता है, मतलब जो वो इलाके जहाँ पर आप जाके इकोनॉमिकल क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, और उसमें अक्सर स्लेव्स का इस्तेमाल किया गया। स्लेव्स शायद मेजॉरिटी में होते थे प्लांटर्स से ज़्यादा, लेकिन बिकॉज पावर वॉज इन द हैंड ऑफ प्लांटर्स, तो प्लांटर्स वो थे जो कॉलोनियल पावर से आए हुए लोग थे, सेटलर्स से, जो पावर सेट करते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मॉरिशियस, फीजी, बारबाडोस, क्यूबा काफ़ी हद तक शुगर केन प्लांटेशन था। ट्रेडिंग पोस्ट, मैंने जैसे बताया, वो पोस्ट है जिनके थ्रू आप अपने इकोनॉमिकल गोल्स को सेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, अपने इकोनॉमिकल गोल को सेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, आप अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंगापुर है, जिस तरह मॉरिशियस है, सॉरी जिस तरह सिंगापुर है, जिस तरह मकाओ था, जिस तरह हांगकॉन्ग था। तो ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप की कॉलोनीज हो सकती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन की वेव आती है, बिकॉज यही वाली बात आती है, जब इंपीरियलिज्म के कारण वहाँ के लोगों को लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके राइट सेफगार्ड नहीं हो रहे, तो वहाँ नेशनल मूवमेंट्स का बर्थ होता है और वहाँ से डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन कई सारे जो क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं डीकोलोनाइजेशन को, वो कहते हैं कि डीकोलोनाइजेशन ने भी कभी रियल सेंस में डीकोलोनाइजेशन नहीं होने दिया। डीकोलोनाइजेशन वो बल्कि वो कहते हैं वो प्रोसेस के थ्रू कॉलोनियल पावर्स ने इनडायरेक्ट रूल अपना एस्टैब्लिश किया उन कॉलोनीज के ऊपर। हम समझने की कोशिश करते हैं अब इस प्रोसेस को। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो न्यू कॉलोनिज्म निकल कर आया डीकोलोनाइजेशन के बाद, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन में न्यू कॉलोनिज्म आया। न्यू कॉलोनिज्म क्या है? वो तरीका जिसके थ्रू पावरफुल कंट्रीज, जो लेस पावरफुल कंट्रीज है, लेस डेवलप कंट्रीज, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मिंगल करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, जिनका अल्टीमेट एम खुद के हेजेमनी को स्टैब्लिश करना होता है उनके ऊपर। इसके कारण कभी भी इन देशों का एक आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी या राजनीतिक आज़ादी वो अटेन नहीं कर पाते, भले ही कहने को वो आज़ाद हो चुके होते हैं, क्योंकि कॉलोनियल पावर्स हमेशा, जो न्यू कॉलोनियल पावर्स हैं, पुरानी कॉलोनियल पावर्स की तरह बिहेव करती हैं, हमेशा इन कंट्रीज़ को लेस कैपेबल समझती हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए, हमेशा यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह से खरीदने की कोशिश करती हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, जिससे उनके अल्टीमेट गोल सेट डाउन हो सके। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पर आज़ादी तो मिली 20th सेंचुरी के एंड में, मिड में, लेकिन वो कभी भी रियल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं बन पाई, बिकॉज जो उनकी पुरानी कॉलोनियल पावर्स थी, या जो बाद में वहाँ इन्वेस्टमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी कॉलोनियल पावर्स आई, न्यू कॉलोनियल पावर्स आई, इन्होंने कभी भी रियल सेंस में डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, बिकॉज डिक्टेटर्स हमेशा इन कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए। यूएस क्लासिक एग्जाम्पल है न्यू कॉलोनिस्ट का। न्यू कॉलोनिस्ट जो है ना, वो इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात करता है, कॉलोनिज्म एरिया का, इंपीरियलिज्म आप पे आइडियोलॉजिकल। न्यू कॉलोनिज्म एक बड़ा अच्छी चीज़ है। न्यू कॉलोनिज्म आता है हमेशा डेवलपमेंट के बेस में, न्यू कॉलोनिज्म हमेशा आता है प्रॉस्पेरिटी के बेस में, वो आता है इकोनॉमिकल मदद के बेस में, बट उसका अल्टीमेट एम आपको गुलाम बनाना नहीं होता। अमेरिका क्लासिकल एग्जाम्पल है न्यू कॉलोनियल पावर का। अमेरिका किसी भी कंट्री में जाता है इन्वेस्टमेंट करने आराम से, कि भैया तुम्हारे हालात बुरे हैं जी, तुमने IMF का प्लान ले लिया, तुमने फ्री ट्रेड में आ गए, तुमने अब
क्योंकि तुम हमसे मदद ले रहे हो तो तुम्हारे से शर्तें क्या हैं, तुम्हें फ्री ट्रेड लेना पड़ेगा, तुम्हारी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। अब प्राइवेटाइजेशन में आएगा कौन? अमेरिकन कंपनी आएगी, भैया पैसा मेरा है, मेरे पास पैसा है, मैं आऊँगा। यहाँ आज के दौर में चाइना आएगी। अब जब चाइना और अमेरिका जाएगी तो ये न्यू कॉलोनियल पावर बन के जाएगी, ये लोकल इकोनॉमी पर मारेगी थप्पड़, अटैक करेगी, इकोनॉमी के मेन कोर सेक्टर्स पर कब्जा करेगी। और भैया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो कंट्री है ना जी, ये आपकी नई गुलाम बन जाएगी। कहने को यहाँ एक राष्ट्रपति होगा, काला राष्ट्रपति, इंडिया मतलब अगर हम बात करें, गोरे चले जाएंगे, काले काले गोरे बैठ जाएंगे। उन्होंने अपने एजेंट्स को ताकत दे दी। अब ये वहाँ पे ऐसे ही सिस्टम को सपोर्ट करेंगे इन न्यू कॉलोनीज में, जो हमेशा आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी, कभी रियल डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है जी, जब ईरान के शाह के रिजीम में ईरान के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनलाइजेशन करने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उस प्राइम मिनिस्टर को हटवाया, ना केवल हटवाया, उनका मर्डर करवाया, और शाह से कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम हटाओ, अपनी ऑटोक्रेटिक रिजीम लेकर आओ। सिमिलरली चिली के अंदर जब साल्वाडोर अलांदे ने, वहाँ की टेलीफोन कंपनी जो अमेरिका कंट्रोल करता था, उसका नेशनलाइजेशन किया, अमेरिका ने मिलिट्री से कहा दादा इनको हटाओ, धक्का निकालो, तुम कब्जा करो। और उसके बाद पिनोशे आता है जिसने ह्यूमन राइट्स की 12 बजा दी, जिसने हजारों लोगों को गायब किया। बट अमेरिका जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का टॉर्च बियरर है, उसने हमेशा ऑगस्टे पिनोशे को सपोर्ट किया। एग्जाम्पल न्यू कॉलोनिज्म के, आप ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करोगे जो आपके प्रति वफादार हो, ना कि आवाम के प्रति वफादार हो। एमएनसीज, डिपेंडेंसी थ्योरी हमने इसके पहले डिस्कस की थी। डिपेंडेंसी थ्योरी वो सिस्टम जिसके थ्रू जो ये आर्थिक तौर पे समृद्ध राष्ट्र नहीं, ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं जनता के ऊपर या उस राष्ट्र के ऊपर कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं एमएनसीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज जब किसी कंट्री में जाती हैं तो लोकल कंट्रीज पे इतना प्रेशर डालती हैं कि कभी भी उस प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाती हो, मजबूरन उसको इस प्रेशर को एक्सेप्ट करते हुए अपना जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, अपना पॉलिटिकल जो एक फ्रीडम है, उसको खोना पड़ता है। यूएस इंटरवेंशन के थ्रू, इंटरवेंशन क्या होता है? तुम्हारे डेमोक्रेसी खराब है, हम इंटरवेन करके तुम्हें डेमोक्रेसी देंगे। भाई डेमोक्रेसी नहीं दोगे, तुम अपने फेवरेबल एजेंट्स बिठाओगे, जैसे अमेरिका ने किया लीबिया में, सीरिया में। आप कहते हो आपको ये रूलर नहीं पसंद, बिकॉज ये आपके इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं करे, इसलिए आपको भी अनडेमोक्रेटिक है, हमें से हटा के यहाँ डेमोक्रेसी लानी है, हमें आके नया पॉलिटिकल सिस्टम लाना है, हम इसका इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड करवाना है। एग्जाम्पल कोलंबिया, वेनेजुएला। आप इनडायरेक्टली वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो। आप कह रहे हो ये आदमी जो हमारे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, इसलिए अच्छा नहीं है। ये न्यू कॉलोनियल पावर के एग्जाम्पल है। फ्रेंच इंटरवेंशन बड़ा अजीब होता था। फ्रेंच इंटरवेंशन जो फ्रेंच की एक्स कॉलोनीज थी, इसमें फ्रांस ने कभी भी अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट नहीं खोया। फ्रांस ने हमेशा इन कॉलोनीज में जो अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उसको बरकरार कैसे रखा, उसने हमेशा ऐसे डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया जिसने उन्हें फ्री हैंड दिया वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन का। उसके एवज में फ्रांस ने हमेशा उन डिक्टेटर्स को प्रोटेक्ट किया, चाहे वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो, चाहे कोई सी भी दूसरी फ्रेंच कॉलोनीज है। बहुत सारे क्लासिकल एग्जांपल्स है फ्रेंच इंटरवेंशन का क्लासिकल। सोवियत यूनियन का अगर हम बात करें, वो भी एक न्यू कॉलोनियल पावर थी, वो अपनी आइडियोलॉजी को असर्ट करती थी। डीकॉलोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो डीकॉलोनाइजेशन कैसे होता है? डीकॉलोनाइजेशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो इंडिया में हुई, इंपीरियलिज्म के प्रेशर के चक्कर में एक राष्ट्रवादी मूवमेंट खड़ा होता है जिसके थ्रू लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। तीसरा, इफेक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे राष्ट्र आज़ाद हुए बिकॉज कॉलोनियल पावर शायद थक चुकी थी, उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी होल्ड डाउन कर पाने की। तीसरा होता है एक्सटर्नल प्रेशर, जब दुनिया के राष्ट्र आप पे कहे भाई अब बहुत हुआ, आपको इस देश को आज़ाद करना होगा। जैसे कि ईस्ट तिमोर केस में पुर्तगाल को छोड़ना पड़ा, बाद में साउथ अफ्रीका में रेसिज्म का एंड हुआ। वो कॉलोनिज्म नहीं था, बट वो एक तरह का न्यू कॉलोनिज्म और आइडियोलॉजिकल कॉलोनिज्म हो सकता है, और जरूरी नहीं अलग अलग हो। इंडिया के केस में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ने भी बड़ा एक अहम रोल निभाया और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने भी एक अहम रोल निभाया, बिकॉज हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत एक्टिव हो चुका था, लेकिन साथ में ब्रिटेन की भी कैपेसिटी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ कॉलोनी इंडिया को होल्ड करने की कम हो गई थी। इंपैक्ट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, अब पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये कि वहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होना चाहिए, लोग जो हैं भाई उनके रियल हाथ में ताकत आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। अक्सर कॉलोनियल पावर जब जाती हैं तो वो क्या करती हैं डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में, वो अपने एजेंट्स के हाथ में ताकत देकर जाती है, और ये एजेंट जनता के प्रति वफादार होने की बजाय खुद की ताकत को बढ़ाने में, खुद के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में, और अपने जो माई बाप है जिन्होंने सत्ता दी उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसका नतीजा होता है उन राष्ट्रों में बड़ी वीक डेमोक्रेसी होती है, बिकॉज कॉलोनीज में कभी भी ये माना गया था कि ये लोग तो भैया उस लायक है ही नहीं कि जो पॉलिटिकली एक्टिव रह पाए, तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि एक वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर होता है, इकोनॉमी टूटी हुई होती है बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन के सिवा वहाँ कभी कुछ होता नहीं है, और लोगों में एक अर्ज होती है बाहर निकलने की इस सिस्टम से। वो चाहते हैं आज़ादी, लेकिन जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो कभी आज़ादी देना नहीं चाहते, बिकॉज उनकी नज़र में वो कॉलोनीज आज भी उनकी कॉलोनीज हैं, भले ही वो उनके एरिया में नहीं आती, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं आती, बट वो अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू हमेशा ऐसे सिस्टम करने की कोशिश करते हैं जिसके तहत वो एक्सप्लॉइट कर पाए इन कंट्रीज़ को। इसी से पोस्ट कॉलोनियलिज्म निकलता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो कहता है कि भाई ये आज़ादी नकली आज़ादी है, कोई रियल आज़ादी नहीं है, कि जब तक आप आइडियोलॉजिकली फ्री नहीं होते, जब तक आपके यहाँ ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के नाम पर, पॉलिटिकल सपोर्ट के नाम पर ये इंटरफेरेंसेस एक्स कॉलोनीज का बंद नहीं होता, आप एक आज़ाद राष्ट्र नहीं है। आप एक आज़ाद राष्ट्र कब होंगे? जब आपके दिमाग में से, आपके सर पे से ये जो पुराने कॉलोनियल बादशाह हैं, जो ये पुराने कॉलोनियल रूलर्स हैं, पूरी तरह से चले जाएंगे। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म वो अर्ज है जिसके थ्रू 1980s में वो लोगों में एक अवेयरनेस आई कि भाई देखिए ये जो है ना सिस्टम, ये डीकॉलोनाइजेशन का बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव है, क्योंकि आज़ादी तो इसने दे दी पर इसने कभी रियल आज़ादी नहीं दी। ये इसने एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बना लिया जहाँ एक आज़ाद देश का एक्सप्लॉयटेशन उसकी पुरानी कॉलोनीज कर रहे हैं। इसलिए
पोस्ट कॉलोनिज्म बातें करता है एक नेचुरल लाइंस की डेवलपिंग नेशंस के बीच में। एग्जांपल है नॉन लाइन मूवमेंट पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी का हिस्सा है, जहां पे तीसरे विश्व के राष्ट्र कहते हैं देखो यार कभी हमें रियल आज़ादी तो मिली नहीं, ये जो न्यू कॉलोनियल पावर है, इंपीरियल पावर है, इन्होंने हमारा हमेशा एक्सप्लॉयटेशन किया। पहले कॉलोनियल पावर कर रही थी, न्यू कॉलोनियल पावर इकोनॉमी में करने लगी। तो यहाँ से एक थर्ड वर्ल्ड लेगेसी की बात होती है, यहाँ से वो साउथ साउथ कॉपरेशन की बात होती है, साउथ साउथ डायलॉग की बात होती है। और यहीं से बात आती है कि भैया असली डेमोक्रेसी कब आएगी, जब आप ये जो न्यू कॉलोनियल पावर्स है, जो इंपीरियल पावर है, जो आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर, आप इन्हें हटाकर एक रियल डेमोक्रेसी की नींव डालेंगे, जो रिस्पॉन्सिव हो, जो एक्युमुलेट, जो असर्टिव हो, जो रिस्पॉन्सिव हो, जो इंक्लूसिव इन नेचर हो, ना कि एक्सक्लूसिव हो। और इसी से एक लोकल आइडेंटिटी निकलेगी, लोकल डेमोक्रेसी निकलेगी, जो रियल सेंस में लोगों के हाथ में ताकत देगी। तो अगर हम बात करें कॉलोनाइजेशन की, कॉलोनाइजेशन वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप नए इलाके अपने इलाकों में जोड़ते हैं, अपने लोगों को सेटल करते हैं, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाते हैं। इंपीरियलिज्म वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी हेजेमनी, जो स्लेव सोसाइटी ये मानते हो कि इनमें वो दिमाग नहीं है, आप इस्टेब्लिश करते हैं। न्यू कॉलोनिज्म वो प्रोसेस, न्यू इंपीरियलिज्म वो प्रोसेस जिसके थ्रू आज़ादी के बाद, डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद आपने इकोनॉमिकल डिपेंडेंसीज क्रिएट की, आपने वो सिस्टम क्रिएट किया कि ये राष्ट्र आज़ाद होते हुए भी आज़ाद ना हो पाए और आप पे डिपेंडेंट रहे। साथ के साथ पोस्ट कॉलोनियल वो लेगेसी जहां बात की गई कि भैया इस सिस्टम से बाहर कैसे निकलेंगे, जब हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां पर विकासशील राष्ट्र आपस में बैठ के बात करें, जहां वो एक्सेप्ट करेगी जो ताकतवर राष्ट्र ये कभी हमारा भला नहीं चाहते, ये ताकतवर राष्ट्र हमेशा हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। क्लासिकल एग्जांपल्स एमएनसीज, टीएनसीज का रोल, जिसके थ्रू जो प्राइवेटाइजेशन में वो जो कब्जा करती है इकोनॉमीज के ऊपर। आप कहीं के भी राष्ट्र को उठा के देख ले जो पुराने कॉलोनियल नेशन से गिने चुने को छोड़ दिया जाए, तो आज भी उनकी जो पुरानी कॉलोनियल पावर्स हैं उनका उनके ऊपर इंपैक्ट साफ साफ दिखता है, खास करके अफ्रीका जैसी कंट्रीज में। तो हमने इसके थ्रू आज इन चीज़ों को डिस्कस किया। आगे भी हम चीज़ों को और इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ऊपर नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लगातार हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स, सलाम।